Hello everyone, welcome again. This is unit number 4 of ICT प्रैक्टिस सीरीज़। ICT प्रैक्टिस सीरीज़ में अब तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पर हम यूनिट 4 जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं या कोई भी जैसे UPI का यूज़ करना हो, ठीक, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके डायरेक्ट आ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कंप्यूटर आपके सिलेबस में कहीं भी है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना है। ये क्लास नंबर हमारी 22 है। इससे पहले हमने 21 क्लास करा दी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डैश डील विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब ध्यान से सुनना है। कोई एक देखिए यहाँ एक टर्म आनी है, वो किसके साथ डील करती है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। यहाँ पर वित्तीय लेन देन से जुड़े कामों को करने में मदद करते हैं। इनसे वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है। वित्तीय उपकरणों का इस्तेमाल कारोबार के लिए भी किया जाता है और व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी। आंसर यहाँ पर इसका लिखा ही मिल गया, वित्तीय उपकरण, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वित्तीय उपकरण, फाइनेंशियल टूल। अब देखिए ध्यान से सुनना है इस बात को। पहले अगर पुराने समय में जाएं तो करेंसी जो आज नोट यूज़ कर रहे हैं आप, कागज़ के नोट, वो भी नहीं थे, ठीक है। कागज़ के नोट भी नहीं थे। पहले किन चीज़ों से खरीदी जाती थी? पहले सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। मीन्स एक ने टमाटर दिए, दूसरे ने गेहूं दे दिया, ठीक है। बार्टर सिस्टम के बाद फिर आया कौड़ी का सिस्टम, की कुछ ऐसा रख लेते थे कि इतनी कौड़ी इतना दाम इसका, ठीक है। गाय का भी चलन आया था, जिसके पास गाय ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा अमीर, ठीक है। और इस तरह से चलता गया। फिर अलग अलग सिक्के बनने लगे, ठीक है। पत्थर उसके तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, फिर धीरे धीरे और धातुओं के बनने लगे, ठीक है। तो सिक्के बनते बनते जो आज का नया रूप है कि आपने ट्रांसफॉर्म देखा होगा। पहले सिक्के कुछ अलग अलग तरह के थे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, वो अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। सिक्के का चलन अब और कम हो गया है। फिर कागज़ के नोट्स हैं, ठीक। अब धीरे धीरे क्या, अब तो डिजिटल, कहीं भी आप जा रहे होगे, ठीक है, डिजिटल करेंसी का यूज़ कर रहे हो। तो डिजिटल करेंसी यही हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जो भी डिजिटल फाइनेंशियल जितने भी टूल हैं इनके बारे में, ठीक है। जितनी भी टर्म यूज़ होती हैं वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल टूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ नंबर्स और नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर सिंगल लॉगिन अटेम्प्ट डैश। यह एक अस्थायी सुरक्षित पिन कोड होता है। इसका इस्तेमाल लॉगिन, लेन देन और पैकेज डिलीवरी वगैरह में किया जाता है। यह कोड SMS या ईमेल के जरिए भेजा जाता है, ठीक है। आपने OTP सुना होगा, वन टाइम पासवर्ड। फुल फॉर्म लिख लेना है, पूछ ली जाती है वन टाइम पासवर्ड। ये सिर्फ एक बार आता है, ठीक है, पासवर्ड। इसके बाद फिर अगर आप उसको सबमिट नहीं कर पाए फिर दूसरा आता है। तो OTP इसका सही आंसर है, ठीक है। इससे जो भी जोखिम होते हैं वो कम हो जाते हैं OTP की हेल्प से, क्योंकि बार बार ये क्या है, OTP चेंज होकर आता है। वन टाइम पासवर्ड याद रखना है। इसमें कैरेक्टर नंबर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। OTP क्या है, आपके फ़ोन पर SMS या मैसेज के थ्रू भी आ सकता है, ठीक। ये कुछ चीज़ें OTP के बारे में याद रखनी है। फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ ली जाती है, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट, मैनी कंपनीज यूज डैश टू प्रोवाइड टेम्पररी पासकोड।
कुछ कंपनी अस्थायी पासकोड के लिए डैश का इस्तेमाल करती हैं। किसका इस्तेमाल करती हैं? ईमेल, एसएमएस, फ़ोन कॉल्स, नन ऑफ द अबव। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसएमएस। क्या हो जाएगा? एसएमएस। अब अगर हम आपसे पूछें कि एसएमएस की फुल फॉर्म, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखिए जितनी भी फुल फॉर्म है लगती आसान है, जब एग्ज़ाम में आती है ना वहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि वर्ड सिमिलर हो गए। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस अभी आसान लग रही हैं, पेपर में यही बहुत दिक्कत दे जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ओटीपी की फुल फॉर्म, एटीएम की फुल फॉर्म, एसएमएस की फुल फॉर्म, ठीक है, डीवीडी की फुल फॉर्म, वीसीडी की फुल फॉर्म, ऐसे आ जाते हैं और यही कभी कभार गलत हो जाते हैं, फिर अपने पर गुस्सा आता है कि इतना इजी गलत कर लिया। ठीक है, इसलिए नोट डाउन इनको करते रहना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंस्टेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन हिडन इन द कोड डैश। दो आयामी बार कोड होता है। देखिए ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। ठीक, यह काले और सफ़ेद रंगों के वर्गों से बना होता है। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे काले रंग के और वाइट रंग के होते हैं। ठीक है, इसे स्मार्टफोन या किसी अन्य स्कैनिंग डिवाइस से पढ़ा जा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपली क्यूआर कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड बोला जाता है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल बार कोड होता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं पूछा जाए क्यूआर कोड क्या होता है, ये पूछा जाए क्यूआर कोड 2D होता है, 3D होता है, ठीक है, 4D होता है या 5D, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सिंपली 2 डायमेंशनल होता है क्यूआर कोड। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ क्यूआर कोड इज डिस्प्लेड इन एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स और टेलीविज़न एंड इन न्यूज़पेपर। यह एक ऐसा क्यूआर कोड होता है जिसे एक बार जनरेट करने के बाद बदला नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, इसको बदला नहीं जा सकता। यह एक 2 आयामी बार कोड होता है। इसमें निश्चित जानकारी होती है जैसे कि संपर्क विवरण, वाईफाई पासवर्ड या उत्पाद जानकारी। इसको क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनना, क्यूआर कोड, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना है। क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है ये, जो तुरंत ही क्या है? रेस्पॉन्स देता है। 2 तरह का होता है ये। ठीक है, एक होता है स्टैटिक क्यूआर, एक होता है स्टैटिक क्यूआर और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ और डायनेमिक का मतलब जो चल रहा है, प्रचलन। ठीक है, तो स्टैटिक में क्या है? चीज़ एक बार फिक्स हो गई तो बदलती नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैटिक क्यूआर। और डायनेमिक में आप पासवर्ड बदल सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो। ठीक है, वो होता है डायनेमिक क्यूआर। समझ आया? तो ये स्टैटिक क्यूआर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ एक बार आपने फिक्स की, इसका यूज़ टेलीविज़न, जो आप शॉपिंग भी करते हो वहाँ पर क्यूआर होता है, वो स्टैटिक क्यूआर होता है, जो दुकानदार लगाए रखते हैं ना पेमेंट का वो। विच क्यूआर कैन बी एडिट एट एनी टाइम बाय ओनर। ये कभी भी बदला जा सकता है, तो इसको डायनेमिक क्यूआर कोड बोलते हैं। यह एक ऐसा क्यूआर कोड है जो ओनर के द्वारा किसी भी समय बदला जा सकता है। दोनों में अंतर समझ आया? नेक्स्ट है, यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अब यूपीआई की पहले तो फुल फॉर्म लिख लेना है। ठीक है, कि यूपीआई क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस, तो फुल फॉर्म आप लिख लेना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीआई। अब एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी लिख लेनी है आपको, नेशनल पेमेंट्स, नेशनल। देखिए फुल फॉर्म ही पूछी जाती हैं, ये लग आसान रहे, क्यूआर, यूपीआई कि ये तो डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फुल फॉर्म आएगी वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी एनपीसीआई की
फुल फॉर्म है। यहाँ नेशनल आएगा, कभी कुछ और नेटवर्क वगैरह भी लिख दें आप, उससे कन्फ्यूज है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स यूजर्स टू एक्सेस मल्टीपल बैंक्स अकाउंट विद अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। यह एक बैंकिंग सिस्टम है जिससे एक सिंगल मोबाइल ऐप के जरिए कई बैंक जुड़े होते हैं, इससे पैसे का लेन देन किया जा सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो सिंपली इसको क्या बोला जाता है? यूपीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूपीआई बोला जाता है। समझ आया? ठीक है, इससे आप कई अकाउंट लिंक कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीआई पिन सेट करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होती है? हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर टू सेट यूपीआई? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को पता होगा जो आप डिजिटल मनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है 6 डिजिट्स का। कितने डिजिट का? 6 डिजिट्स का। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर? किस बैंकिंग प्रणाली के आधार पर देखिए, किस बैंकिंग प्रणाली में आधार कार्ड, जो आधार कार्ड होता है ना, उसका ये आधार है। आधार कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ऑनलाइन लेन देन करने की सुविधा होती है। ठीक है, इसको AEPS बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं आपको। AEPS का आप पूरा नाम याद रखना है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है। इसमें क्या होता है, आप आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है ना, इसकी मदद से लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड है और उसको क्या करना है, पैसे निकालने हैं अपने, तो वो कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैलेंस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फंड का ट्रांसफ़र, तो ये सारी चीज़ें ये AEPS का फ़ायदा है। AEPS सिंपली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे? आप किसी माइक्रो ATM या बैंक में जाओगे, वहाँ पर आधार नंबर दोगे और बैंक नेम। ठीक है, अब पैसे कैसे निकालने हैं, कैसे करना है, तो वेरिफिकेशन होता है आपकी आँखों की जो आइरिस होती हैं उससे और फिंगर प्रिंट से, तभी निकल पाएगा। ठीक है, इसके बाद ही आपका पैसे निकल पाएंगे आइरिस और फिंगर प्रिंट से, क्योंकि आधार पर यही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने आधार बेस्ड पेमेंट देखा। ठीक है, और यूपीआई में कितने डिजिट होते हैं, यूपीआई क्या है, यूपीआई की फुल फॉर्म, एनपीसीआई की फुल फॉर्म, क्यूआर कोड के बारे में जाना, डायनेमिक क्यूआर कोड, स्टैटिक क्यूआर कोड, क्यूआर की फुल फॉर्म 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, एसएमएस की फुल फॉर्म, ओटीपी की फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, फाइनेंशियल टूल किसको कहते हैं। तो आज की क्लास नंबर 22 में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और अगर PDF चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 23 ऑफ ICT प्रैक्टिस सीरीज़। ICT प्रैक्टिस सीरीज़ में ये हमारी क्लास नंबर 23 है। इससे पहले हमने अब तक 22 क्लास कराए हैं, जिसमें 3 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी हैं। ये हमारी 4th यूनिट चल रही है। इसका नाम जैसा कि हमने बताया था, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन है। तो आप अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखना है, उसके बाद फिर इस क्लास को देखना है, तभी एक क्रम चल पाएगा, तभी चीज़ें आपको समझ आएंगी।
तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। AEPS के बारे में हमने लास्ट क्लास में बताया था। AEPS इज अनदर इनिशिएटिव टेकन बाय द डैश टू एनकरेज कैशलेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह किसकी पहल है? ये पहल है NPCI की। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था AEPS आधार इनेबल्ड, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें आप आधार कार्ड की मदद से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये किसकी पहल है? NPCI की। NPCI की हमने फुल फॉर्म बताई थी क्या? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म्स आप लिखते रहना। ठीक है, इनको याद भी करना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NPCI। सेकंड क्वेश्चन है विच सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय AEPS। AEPS कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? जैसा कि हमने बताया आप पैसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, इसमें सभी आ जाएगा। कैशलेस डिपॉजिट, पेमेंट ट्रांजैक्शन, बैलेंस इंक्वायरी, तो तीनों ही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी सिग्नेचर वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल ऑन एवरी GSM इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस। डैश यह एक टेक्नोलॉजी है जिससे मोबाइल फ़ोन से बिना इंटरनेट के भी कई काम किए जा सकते हैं। इसके ज़रिए फ़ोन से ही कई तरह की जानकारी ली जा सकती है और सेवाएं ली जा सकती हैं। अब मान लीजिए आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, ठीक है, और आपको क्या है ट्रांजैक्शन करना है, तो कैसे कर सकते हो? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन से बिना इंटरनेट के भी कई काम किए जा सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको सिंपली USSD बोला जाता है। क्या बोला जाता है? USSD। ठीक है, अब इसका पूरा नाम भी आपको आना चाहिए कि USSD क्या होता है, कि फुल फॉर्म आ गई एग्ज़ाम में और आप नहीं कर पाए तो फिर गलत हो जाएगा, आपका पढ़ना फिर व्यर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लीजिए इसकी। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, ये याद रखना है। समझ आया इतना? तो चलते हैं आगे। USSD मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज़र को क्या डायल करना पड़ता है? ठीक है, USSD मोबाइल बैंकिंग यूज़र्स विल हैव टू सिंपली डायल, तो उनको *99# अगर वो डायल करेंगे अपने मोबाइल से तो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन बी। ठीक है, USSD मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज़र को *99# डायल करना पड़ेगा, इसके बाद सर्विस खुलकर आ जाएंगी। ठीक है जी, इसके बाद इंटरफेस खुलेगा, उसमें क्या दिखाई देगा? 3 लेटर आपको अपने बैंक जो भी आपका अकाउंट है, 3 लेटर बैंक के शॉर्ट नेम, जैसे आपका कैनरा बैंक है तो CAN इस तरह से लिखना होगा। इसके बाद फिर 4 जो लेटर हैं वो IFSC कोड जो भी है उसका। ठीक है, IFSC की डिजिट और बैंक नेम जो बैंक का आपका अकाउंट नंबर है उसका, तो ये डिजिट वगैरह यहाँ पर लिखने के बाद फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, फिर 3 दबाना पड़ेगा, तो फिर आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विच इंफॉर्मेशन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू USSD फंड ट्रांसफ़र। USSD फंड ट्रांसफ़र के लिए किन जानकारी विवरण की आवश्यकता होती है? MMID, MPIN, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। याद रखना है MPIN
MMID और इसके अलावा यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। किस किस ने ये सुविधा यूज़ की है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपने ये QR वाली भी यूज़ की होगी, ठीक है, और UPI तो आप यूज़ करते ही होगे। ऐसे आधार वाला किसने यूज़ किया है और ये USSD फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी किसने इस्तेमाल की है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर। नेक्स्ट है, फॉर दिस कार्ड होल्डर्स बोरो फंड्स विद विच टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यह एक वित्तीय टूल है जिससे आप खरीदारी कर सकते हैं और बाद में उसका भुगतान कर सकते हैं। यह एक तरह का लोन होता है। तो सिंपली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है आपका। देखिए क्रेडिट कार्ड बनेगा, अब क्रेडिट कार्ड से आप क्या है शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में फिर बिल आता है। पहले आप यूज़ कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो, फिर बाद में आपका बिल आएगा, ठीक है। मंथ एंड के हिसाब से जो 30 दिन में आपने कुछ भी चीज़ें खरीदी हैं या कुछ लिया है, ठीक है, इसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। आ क्रेडिट कार्ड ओनर कैन बोरो मनी फ्रॉम द इशूअर ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड विल नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट इफ़ द बोरोड अमाउंट इज़ रिपेड विद इन 30 डेज। अगर आप 30 दिन में दे देते हैं तो, ठीक है, कंडीशन ये होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, विच क्रेडिट कार्ड आर मींट फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड डेप्ट। इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड उनके लिए जिन पर पहले से ही बहुत सारा क्रेडिट कार्ड कर्ज है। अब मान लीजिए आपने 30 दिन में चुकाया नहीं, ठीक है, 30 डेज के अंदर चुकाया नहीं जो भी बिल बनकर आया, तो फिर उनके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड की सुविधा होगी। तो ऑप्शन है यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र सिक्योर्ड और लो इंटरेस्ट और रिवार्ड। तो उनके लिए सिंपली क्या होगा, बैंक ये बैलेंस ट्रांसफ़र, बैंक नहीं बैलेंस ट्रांसफ़र वाला क्रेडिट कार्ड इशू होगा, ठीक है। ये उनके लिए है जो कर्जे में डूबे हुए हैं, ठीक है, जो कर्जे में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो 3 क्रेडिट कार्ड के टाइप हैं, निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। रिवार्ड, लो इंटरेस्ट, सिक्योर्ड, ये सभी क्रेडिट कार्ड के टाइप हैं। 4 तरह का होता है, रिवार्ड, लो इंटरेस्ट, एक हमने अभी पीछे बताया था कौन सा, बैलेंस ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड, और सिक्योर्ड। ये 4 तरह का होता है, ध्यान रखना है। रिवार्ड, लो इंटरेस्ट, सिक्योर्ड और बैलेंस ट्रांसफ़र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेबिट कार्ड को क्या बोलते हैं। अब देखिए, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ पेमेंट कार्ड, जिसमें क्या है डिडक्ट होती है मनी डायरेक्टली फ्रॉम अ कंज्यूमर अकाउंट टू पे फॉर। अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी, ठीक है, आपने परचेज की। अब क्रेडिट कार्ड में तो आपको बाद में देना होता है 30 दिन में, 30 दिन के अंदर जो बिल बन कर आएगा वो। लेकिन डेबिट कार्ड में आपको डायरेक्ट ही कुछ परचेज की डायरेक्ट आप यहाँ पर पे कीजिए, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलते हैं, चेक कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेक कार्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश कार्ड्स नीड इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन एवरी टाइम अ ट्रांजैक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द यूजर्स अकाउंट। निम्नलिखित में से किस कार्ड को ट्रांजैक्शन के लिए प्रत्येक समय इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन डेबिट, ऑफलाइन डेबिट, प्रीपेड डेबिट। तो करेक्ट आंसर इसका सिंपली ऑनलाइन डेबिट हो जाएगा, जिसको क्या है इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। मीन्स अब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको पिन वगैरह भी देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन तो आपको पिन वगैरह देना पड़ेगा, अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा, जहाँ भी ज़रूरत होती है QR वगैरह पर कोड लगाए रहते हैं ना। तो इसका सही आंसर ऑनलाइन डेबिट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये याद रखना है, ठीक है। सिंपली पूछा जाए तो आप इनके आंसर
कर सकते हो। इस तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं कि USSD मोबाइल बैंकिंग के लिए क्या डायल करना पड़ता है, AEPS की फुल फॉर्म वगैरह। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज क्लास नंबर 24th ऑफ ICT प्रैक्टिस सीरीज। ICT प्रैक्टिस सीरीज में अब तक हमारी 23 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले इन क्लासेस को देखना है, इसके बाद आपको ये क्लास देखनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम यूनिट 4 करा रहे हैं। अब तक हमने यूनिट 3 कंप्लीट करा दी हैं। इसमें हम क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ई वॉलेट इज ऑल्सो नोन एज डैश प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड। ई वॉलेट को किस और नाम से, यहाँ किस और भी लिख सकते हो, किस और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पॉकेट वॉलेट, मोबाइल वॉलेट या प्रीपेड वॉलेट या नन ऑफ दीज। तो सिंपली इसको मोबाइल वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है। ई वॉलेट बोलो या मोबाइल वॉलेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो आखिर ये होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, प्रीपेड अकाउंट है, प्रीपेड अकाउंट। ठीक, एक तरह का क्या है, प्रीपेड अकाउंट है, जिसमें यूज़र क्या है, अपनी मनी को स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए फ्यूचर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मनी को क्या है, स्टोर कर कर रखता है। ठीक है, मनी को स्टोर कर कर रखता है मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट में। ठीक है, आजकल ये सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे UPI हो। आजकल तो नए नए ई वॉलेट आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट, या फिर फ्री चार्ज वॉलेट, मोबीक्विक है। ठीक है, क्या है, मोबीक्विक है। ठीक है, आजकल एयरटेल मनी भी है इसमें, एयरटेल मनी। ये सब ई वॉलेट के उदाहरण हैं। सिट्रस वॉलेट उदाहरण पूछ सकते हैं आपसे, सिट्रस वॉलेट, SBI बड़ी। ठीक है, SBI बड़ी, या फिर आप देखें तो पेजेड ऐप है, पेजेड ऐप। ठीक है, ये सब किसके प्रकार हैं, ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट के। ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर ई वॉलेट। ई वॉलेट से कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। कैशबैक, रिवार्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्या क्या मिलता है इससे, आपको कैशबैक भी मिलता है, रिवॉर्ड भी मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ई वॉलेट इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव अ लाइसेंस फ्रॉम RBI टू स्टार्ट अ पेमेंट बैंक। भारत की पहली ई वॉलेट कंपनी को पेमेंट बैंक स्टार्ट करने के लिए RBI से अनुमति मिली थी। तो सभी को पता होगा वो क्या है, पेटीएम है। क्या है, पेटीएम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक ऑफर्ड द ई वॉलेट ऐप पेजेड ऐप। ठीक है, ये ध्यान से सुनना है, कौन सा बैंक पेजेड ऐप ई वॉलेट की सुविधा प्रदान करता है। तो सिंपल आंसर है इसका HDFC। ठीक है, नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन UPI। डैश एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसे पैसे भेजने, पाने, मोबाइल रिचार्ज, बिल भरने और ख़रीदारी करने जैसी कई तरह की सुविधाएं मिलती है। यह UPI पर आधारित है। तो सिंपल फ़ोन पे इसका आंसर है। क्या है, फ़ोन पे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम एंड प्लेस वेयर अ रिटेल ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। डैश वह समय और स्थान है जिस पर खुदरा लेन देन पूरा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, ये POS के बारे में बात हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल फुल फॉर्म भी याद रख लेना है।
पॉइंट ऑफ सेल। POS की फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल। ये मेथड है जिसमें टाइम और प्लेस जहाँ पर जो रिटेल ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा की चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा कंप्यूटर में इतना डिटेल में इनके बारे में नहीं आएगा, क्योंकि फिर किस में आ जाएगा, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाएगा। तो जो डिजिटली चीज़ है वो हमें बस यहाँ पर मोटा मोटे तौर पर देखनी है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ POS इज़ अ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम डेट कैरीज एड ऑन पेरिफेरल्स। ठीक है, ये POS के टाइप हैं। ठीक है, इनमें से एक पूछ लिया है कि इसका कौन सा उदाहरण होगा। डैश भुगतान की प्रक्रिया करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसका इस्तेमाल कार्ड से भुगतान लेने और लेन देन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल ये टर्मिनल POS है। क्या है? टर्मिनल POS। बस इसका नाम आपको याद रखना है। 3 तरह का होता है, मोबाइल POS, क्लाउड POS और टर्मिनल POS। इनके नाम बस याद रखने हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनल POS। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट बैंकिंग को कहते हैं, ऑप्शन है ऑनलाइन बैंकिंग, वेब बैंकिंग, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं और वेब बैंकिंग भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग और वेब बैंकिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन नेफ्ट। नेफ्ट में एन का क्या मतलब होता है? अब देखिए, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इंटरनेट बैंकिंग एक्सिस में क्या क्या आता है? एक नेफ्ट आता है, NEFT। एक आता है क्या? RTGS और एक आता है IMPS। ठीक है, इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है। अगर NEFT की बात करें, फुल फॉर्म इनकी आपको याद होनी चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, वहीं अगर बात करें RTGS की, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस। एक एक कर इनके बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, फुल फॉर्म लिखे देते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगर IMPS की बात करें, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेना है मोटे मोटे तौर पर। IMPS की फुल फॉर्म ये हुई, नेफ्ट की फुल फॉर्म यहाँ पर ये लिख दी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। वहीं RTGS की बात करें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पर देखिए, नेफ्ट की अगर बात करें तो शुरू हुआ था कब? ये 2005, स्टार्टेड इन नवंबर 2005। अब नेफ्ट में आपको जो ट्रांजैक्शन करना होता है, इसमें लिमिट होती है। ठीक है, टाइमिंग भी लिखा होता है इसमें, 8 AM से 7 PM तक। ठीक है, 8 AM to 7 PM वर्किंग डेज में। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती फंड ट्रांसफ़र की। ठीक है, आप और ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, ये याद रखना। नेफ्ट में तो ये होता है, ना मिनिमम नो मैक्सिमम, कितना भी कम निकाल सकते, कितना भी ज़्यादा। वहीं RTGS की बात करें तो इसमें मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख है। मिनिमम लिमिट अब चेंज हो गई हो, कह नहीं सकते। ठीक है, मिनिमम लिमिट 2 लाख है। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, IMPS की बात, और इसका भी टाइमिंग होता है। जो ये RTGS है, इसकी भी टाइमिंग है, 6 PM तक है, सुबह 7 AM से लेकर 6 PM तक है। ठीक है, ये टाइमिंग बस इतना याद रखना है। वहीं IMPS की बात करें तो ये 24/7 है, मतलब 365 दिन और 24
घंटे, सातों दिन ये सर्विस आपको मिलती है। ठीक है, एक दिन में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो? 2 लाख तक का। ठीक है, एक दिन में ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए पर डे है। ठीक, तो ये फुल फॉर्म याद रखनी, थोड़ा बेसिक इनके बारे में ध्यान रखना है। तो नेफ्ट में एन का मतलब पता ही लग गया होगा, क्या है? नेशनल है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द टाइमिंग ऑफ नेफ्ट इज फ्रॉम। अब नेफ्ट की टाइमिंग पूछ ली, क्या बताइए पीछे हमने? ठीक है, ये नेफ्ट है 8 AM से 7 PM बताई थी, 8 AM से 7 PM। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेफ्ट का ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 AM से 7 PM। ठीक है जी, तो आज हमने 10 क्वेश्चन देखे, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ये आप ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 25 ऑफ ICT प्रैक्टिस सीरीज़। ICT प्रैक्टिस सीरीज़ में अब तक हमने 24 क्लास कर ली हैं। ये हमारी क्लास नंबर 25 है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देखिए, देन इसके बाद फिर आप इन क्लासेस को, जो ये लास्ट के क्लासेस हैं, इनको देखना। जैसा कि आपको पता होगा कि हम यूनिट 3 करा चुके हैं, अब तक 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास में यूनिट नंबर 4 भी हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, 25 क्लास में हमने 4 यूनिट कवर कर दी हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी इन RTGS। RTGS में टी का क्या मतलब है? अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो हमने आपको क्या क्या बताए थे प्रीवियस क्लास में? RTGS भी बताया था, IMPS भी बताया था, IMPS भी बताया था, NEFT भी बताया था। तो हमने इन तीनों के बारे में विस्तार से आपको बताया था। अब दोबारा बताने की तो ज़रूरत नहीं है, पुरानी क्लास आप आराम से देख लेना है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना है। तो RTGS में आर का इसमें टी का मतलब पूछा है। अगर आपको RTGS की फुल फॉर्म पता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब पूछ लेते हैं। S फॉर सेटलमेंट। तो आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड थ्रू RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा है। ठीक है, RTGS में हमने कितना बताया था न्यूनतम सीमा? 2 लाख रुपए बताई थी। ठीक है, कितनी बताई थी? 2 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस साल भर के 24/7 अवेलेबल रहती है? तो ये हमने IMPS के बारे में बताया था कि ये 365 दिन और 24 घंटे 7 दिन रहती है। 24/7 का मतलब है 24 घंटे 7 दिन। ठीक, नेक्स्ट, इन IMPS द ट्रांसफ़र लिमिट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल। अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए पर डे है IMPS में? ठीक है, IMPS के जरिए एक दिन में डैश तक की रकम ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो 2 लाख बताया था इसमें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, और पिछले सवाल का भी आंसर क्या था? 2 लाख था। दोनों का क्या है? 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन इंटरनेट बेस्ड मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। डैश बिल का भुगतान करने का एक डिजिटल तरीका है। इसके जरिए ग्राहक अपने बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड या अन्य भुगतान विधियों से ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन बिल पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बिल पेमेंट। तो सही आंसर इसका ऑप्शन
ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम टिपिकली आर रन बाय थर्ड पार्टी कॉरपोरेशन सच एज। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो मुख्यतः थर्ड पार्टी के द्वारा चलाया जाता है तो उसको क्लिक टू पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपली क्लिक टू पे बोला जाता है। ये ध्यान रखना, जो थर्ड पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, क्लिक टू पे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। ठीक है, इस यूनिट की पहली क्लास थी उसमें हमने बेसिक चीज़ें बताई थी कि एसएमएस क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो आपको क्लोजली देखना है। शॉर्ट मैरिज सर्विस देखकर आप इसी को लगा कर आ गए, बाद में देखा पूरा ही नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए पूरा पढ़ना है आपको, ध्यानपूर्वक पढ़ना है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट है AEPS का फुल फॉर्म पूछा है। आधार वाला बताया था ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो यही इसका सही आंसर है। क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, सारी फुल फॉर्म आप याद रखना है। नेक्स्ट है USSD। USSD का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई थी? अनस्ट्रक्चर्ड। इसके बाद क्या बताई थी? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस यूनिट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, QR कोड वॉज इन्वेंटेड बाय। QR कोड के आविष्कारक हैं। ठीक है, विंडसर्फ किसके बताए थे? कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर देना है। टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने बता चुके हैं, तो आपको अगर याद है तो इन दोनों का आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि विंडसर्फ ने क्या खोज की थी कंप्यूटर में और टिम बर्नर्स ली ने क्या खोज की थी। तो QR कोड के आविष्कारक मासाहिरो हारा हैं। कौन है? मासाहिरो हारा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन देखे, तो अब तक हमारी 4 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। 4 यूनिट हमने कवर कर ली हैं। यूनिट 1 में हमने 10 क्लास देखी थी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में 10, सेकंड यूनिट में हमने 7 देखी, थर्ड यूनिट छोटी यूनिट थी 4 क्लास देखी, और फोर्थ यूनिट में भी 4 क्लास देखी। क्योंकि देखिए जो ईमेल वाली थी और ये फाइनेंशियल वाली, इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो देखे। अब ज़्यादा डिटेल में इनमें जाने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट यूनिट थी वो फर्स्ट थी और सेकंड थी। ये अगर आपने मोटा मोटा भी पढ़ा तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट से। तो यहाँ पर हमारी 4 यूनिट कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी तो 40 के आसपास क्वेश्चन हम साइबर सिक्योरिटी में भी देखेंगे। 4 क्लास हमारी वहाँ भी रहेंगी, तो 25 में अगर 4 मिलाएं तो 29 क्लास हमारी 5 यूनिट 29 क्लास में कवर हो जाएंगी। फिर हमारी क्या बचती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह को। और इसके अलावा फिर हम देखेंगे क्या? MS वर्ड को देखेंगे, MS वर्ड। ठीक है, पावर पॉइंट देखेंगे, MS वर्ड पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये और 3 यूनिट। इसके अलावा कि कंप्यूटर का रिसर्च में क्या योगदान रहता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो अभी हमारी 4 यूनिट हो गई हैं, फिर 5 यूनिट और बचती हैं, तो होपफुली ये भी हम जल्दी ही कराते रहेंगे। ऐसे ही एक दिन में 2 क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्लासेस अच्छी लगी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है। ठीक है, आप क्लास देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको जितनी भी PDF है वो सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, और आपको कंप्यूटर के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।